ठीक है। तो आज के समय में अगर हम बात करें, बहुत ही अंडररेटेड टॉपिक रहता है थायराइड के बारे में जानकारी का। लोग डायबिटीज की वजह से इंसुलिन को जानते हैं, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल को जानते हैं, ट्राइग्लिसराइड को जानते हैं, क्योंकि उससे हार्ट की प्रॉब्लम होती है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी प्रॉब्लम के पीछे एक कॉज की तरह एक्ट करता है थायराइडिज्म। तो आज हम उस टॉपिक की बात करेंगे। ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कि बेसिक्स में एक्चुअली थायराइडिज्म क्या होता है, और कैसे ये स्टार्ट होता है, क्या कारण है इसके। ठीक है, तो मैं एक प्रेजेंटेशन के थ्रू आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक बार होस्ट मुझे कंफर्म कर दीजिए प्लीज कि आप मेरी स्क्रीन विजिबल है सर, और वॉइस मेरी क्लियर है। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, जैसे कि आप इस फोटो में जो आपके सामने है, उसमें देख सकते हैं जो ब्राइट कलर का ऑर्गन एक तितली की तरह, आपको एक बटरफ्लाई की तरह सामने दिखाई दे रहा है हमारी नेक के अंदर। ठीक है, जस्ट बिलो एडम्स एप्पल। ठीक है, तो उसको थायराइड ग्लैंड कहते हैं। तो थोड़ा जानते हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में, क्या होता है थायराइड ग्लैंड। तो देखिए, हमारी बॉडी में कम्युनिकेशन के लिए कि जो भी मैसेज ब्रेन से हमारी पूरी बॉडी में पहुंचना है, और हमारी बॉडी से कोई भी अगर मैसेज ब्रेन तक पहुंचाना है, तो उसके लिए दो सिस्टम है। एक तो हमारा नर्वस सिस्टम है, जिसमें नर्व्स के थ्रू, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस के थ्रू हमारी बॉडी में सिग्नल का संचार किया जाता है। ठीक है, और दूसरा जो सिस्टम है वो हॉर्मोन्स का है। तो जो ऑर्गन्स हमारी बॉडी में, ऑर्गन्स कुछ एक जूसेस को सिक्रेट करते हैं, पैदा करते हैं, बनाते हैं, उनको हम ग्लैंड्स कहते हैं। तो ऐसा ही एक ग्लैंड है हमारी बॉडी में, थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जैसे कि आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में, एक बटरफ्लाई की शेप का जो है एक ऑर्गन होता है हमारी बॉडी में। ठीक है, और ये हमारे नेक में जो है वो रिसाइड करता है। अब बात करते हैं कि इसका मेन काम क्या है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी में हर एक सेल तक, हमारी बॉडी छोटी छोटे सेल से बनी है, कोशिकाओं से बनी है। सबसे छोटी यूनिट अगर सेल है, तो हर एक सेल तक इफेक्ट है इस थायराइड ग्लैंड का। क्योंकि जिन हॉर्मोन्स की ये प्रोडक्शन करता है, वो हर एक सेल को चाहिए। तो क्या काम करता है ये, हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। मेटाबॉलिज्म यानी जो कुछ भी हम खाते हैं, उस फूड से हमारी बॉडी में जो एनर्जी की प्रोडक्शन होगी, उसको कैसे यूटिलाइज करना है, उस एनर्जी का लेखा जोखा हमारी बॉडी में किस तरीके से फंक्शन होगा, कितनी स्पीड से होगा या कितनी स्लो होगा, उसका सारा हिसाब थायराइड ग्लैंड द्वारा प्रोड्यूस किए गए हॉर्मोन्स के थ्रू होता है। ये हमारी बॉडी में डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और इवन उसके साथ साथ हमारी साइकोलॉजी यानी मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा इसका बड़ा रोल रहता है। ठीक है, तो हम एक बार जान लेते हैं कि एक्चुअल में ये थायराइड ऐसे कौन कौन से हॉर्मोन्स बनाता है। तो जब हम बात करते हैं कि किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, एक्चुअल में वो कहाँ से निकल कर आती है, इन हॉर्मोन्स का ही इम्बैलेंस होना, यानी प्रॉपर तरीके से प्रोड्यूस ना होना या काम ना करना, वही थायराइड की प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो कौन कौन से हॉर्मोन्स हैं जो थायराइड हमारी बॉडी में रिलीज करता है। तो जैसे आप देख सकते हैं, सबसे पहला हार्मोन है T4। ठीक है, इसको ये हमारी सब थायरॉक्सिन कहते हैं। तो थायराइड जो सबसे ज्यादा हार्मोन की प्रोडक्शन करता है, वो T4 है। ठीक है, हालांकि ये जो T4 हार्मोन है, ये अपने आप में एक इफेक्टिव, या मैं कह सकता हूं एक्टिव फॉर्म का हार्मोन नहीं है। ये तभी काम करेगा जब इसको लिवर के थ्रू कन्वर्ट कर दिया जाएगा T3 में। ठीक है, तो इसका हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं होता। लेकिन इसको कन्वर्ट किया जाता है डी आयोनाइजेशन के थ्रू। ठीक है, डी आयोडीनेशन के थ्रू, यानी कि इसमें से आयोडीन को निकाल करके उसका यूज करके T3 बनाया जाता है। ठीक है, तो फिर हमारी बॉडी में जो एक्टिव हार्मोन की तरह काम करता है, उसका नाम है T3। तो हमारे थायराइड में तो जो ग्लैंड में जो T3 हार्मोन है, ये कम प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसका जो इफेक्ट है, वो हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म,
हर एक फंक्शन को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ठीक है। तो अगर T3 की मात्रा बढ़ जाए तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक और हार्मोन थायराइड ग्लैंड ही प्रोड्यूस करता है, जिसका नाम है RT3, रिवर्स T3 हार्मोन। ठीक है। तो आज की जो डिस्कशन रहेगी मेनली, थायराइड की जो मेनली प्रॉब्लम आती है वो इन दो हार्मोन के कारण है, जिसका नाम है T4 और T3। ठीक है। एक और हार्मोन थायराइड प्रोड्यूस करता है, कैल्स कैल्सिटोनिन। ठीक है, जो बेसिकली हमारी बॉडी में कैल्शियम, जो ब्लड स्ट्रीम में कैल्शियम है उसकी एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। ठीक है। तो यहाँ पर, और थायराइड को ये हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे फूड में से इंग्रेडिएंट की जरूरत होती है, एक इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जिसका नाम है आयोडीन। तो थायराइड का क्या काम है, ग्लैंड का क्या काम है कि वो आयोडीन को एब्जॉर्ब करेगा, उसकी मदद के साथ T4 की प्रोडक्शन करेगा और T3 की प्रोडक्शन करेगा। फिर T4 T3 हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिज्म है या अलग अलग फंक्शंस है उनकी स्पीड को कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में हेल्प करेगा। ठीक है। तो अभी ये जो डायग्राम आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसको थोड़ा और डिटेल में जानने के लिए हम आगे की स्लाइड में बढ़ते हैं। ठीक है। तो देखिए दोस्तों, थायराइड जो फंक्शन है ये एक्चुअल में एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन की तरह हम ट्रीट करते हैं, बिकॉज जो थायराइड ग्लैंड है वो डायरेक्टली डिसीजन मेकर नहीं है यहाँ पर। जितने भी हमारी बॉडी में हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं जो भी सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, तो उनका मेनली लिंक एक दूसरे के साथ बड़ा जुड़ा हुआ है। जैसे एक मशीन के सारे पुर्जे आपस में तालमेल बैठा करके काम करते हैं, ऐसे ही हमारी बॉडी में ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होगा, ये जो एक दूसरे के साथ बातचीत करेगा हमारी बॉडी का सिस्टम, जो हमें नहीं पता है, ऑटोमेटिकली होगा। उसके अंदर भी कोऑर्डिनेशन बिठाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। ठीक है। तो हम उसको समझते हैं कि कब हमारी बॉडी में जो कितनी मात्रा में हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, वो किस तरीके से कंट्रोल किए जाते हैं। तो दोस्तों, हमारे ब्रेन के अलग अलग पार्ट्स हैं, तो उसमें एक पार्ट है हमारे ब्रेन के अंदर, हाइपोथैलेमस। ठीक है। ये हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कि ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो हमारी बॉडी में कोऑर्डिनेशन बैठाते हैं। तो एक हार्मोन ये सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, जिसका नाम है थायराइड रिलीजिंग हार्मोन, TRH। तो ये मैसेज देता है हमारी बॉडी के पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी भी हमारे ब्रेन के साथ ही उसी जगह पर एक ग्लैंड होता है, जो कि आगे फिर एक मैसेज कन्वे करता है हमारे थायराइड ग्लैंड को कि भाई साहब थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करना है। तो वो अपना मैसेज किस हार्मोन के थ्रू पहुंचाता है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि ये स्टिमुलेट कर देता है, उसको कहता है कि अब आपको थायराइड की प्रोडक्शन करनी है। तो फिर उसके बाद जो थायराइड ग्लैंड है वो दो हार्मोन की प्रोडक्शन करता है, जैसे मैंने बताया, T4 जो कि इनएक्टिव फॉर्म में होता है, और दूसरा हार्मोन T3 जो कि एक्टिव फॉर्म में होता है और बाद में T फॉर्म 4 से ही कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है। अब कौन कौन से मेजर फंक्शंस हैं जो ये थायराइड के द्वारा प्रोड्यूस किए गए हार्मोन T4 और T3 हमारी बॉडी में कंट्रोल करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस स्लाइड की इंपॉर्टेंस समझते हो, इन इन हॉर्मोन्स की इंपॉर्टेंस समझते हो, तो आप समझ जाएंगे कि थायराइड के लेवल को हमारी बॉडी में मेंटेन रखना कितना ज्यादा जरूरी हो सकता है, क्योंकि ये हमारी बॉडी के छोटे से लेकर हर बड़े ऑर्गन, ऑर्गन सिस्टम, सेल को इम्पैक्ट करने वाला है। तो बेसिकली ये हमारी बॉडी का सबसे प्राइम जो इसका फंक्शन है वो मेटाबॉलिज्म जो है उसको रेगुलेट करता है, उसको कंट्रोल करता है कि जो भी हमने खाया उससे जो एनर्जी बनी, ठीक है, वो कितनी जल्दी बनेगी, उसको कितनी जल्दी यूटिलाइज करना है, और या फिर वो कितनी स्लो बनेगी। तो पहला काम हो गया कि हमारी बॉडी में जो एनर्जी का लेखा जोखा है वो थायराइड हार्मोन के थ्रू देखा जाता है। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं हमारी जो डेवलपमेंट है। देखिए, जब विमेन प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही उसके जो बेबी है जो वहां पर, वो बनना स्टार्ट होता है। जब तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बेबी के ब्रेन, ठीक है, जो मेन हॉर्मोन्स है वो बनते हैं। तो उसमें थायराइड का बहुत बड़ा रोल रहता है, क्योंकि ये ग्रोथ हार्मोन की तरह वहां पर एक्ट करता है। हमारी बॉडी का टेम्परेचर, किसी को बहुत जल्दी ठंड लगती है,
बहुत जल्दी गर्मी लगती है। तो वो जो थायराइड हार्मोन है वहां पर एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हेल्प करता है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि थायराइड हमारी बॉडी में कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म को, फूड की डाइजेशन पर भी इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। तो हर एक बॉडी के पार्ट को अफेक्ट करता है। उसके बाद बात करते हैं, जब थायराइड का लेवल हमारी बॉडी में बढ़ता या कम होता है, अकॉर्डिंगली हमारी हार्ट बीट भी जो है वो वेरी करती है, कम या ज्यादा होती है। क्योंकि बॉडी जब अग्रेसिव मोड में होगी तो हमारी हार्ट बीट जनरली बढ़ जाती है। अगर बॉडी रिलैक्स मोड में है, तो मेटाबॉलिज्म स्लो है, तो हमारी हार्ट बीट जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा हमारी बॉडी में जो मसल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, उसमें बहुत बड़ा रोल है थायराइड ग्लैंड्स का। उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। और हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ, दोनों मेल और फीमेल में, फीमेल्स में फर्टिलिटी, मेल्स में फर्टिलिटी, दोनों के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है थायराइड हार्मोन। ठीक है। इसके इम्बैलेंस के साथ जो फर्टिलिटी है वो अफेक्ट हो सकती है, बोथ मेल एंड फीमेल। आगे हम बात करते हैं कि थायराइडिज्म क्या है। तो देखिए दोस्तों, हमने देखा कि थायराइड हॉर्मोन्स इतने सारे फंक्शंस, इतने सारे ऑर्गन्स को अफेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में। लेकिन क्या हो अगर इन थायराइड हॉर्मोन्स का बैलेंस ही प्रॉपर ना हो? अगर इसका बैलेंस बिगड़ जाता है किसी तरीके से, यानी थायराइड की मात्रा का ज्यादा या कम प्रोड्यूस करना हॉर्मोन्स का, उस वजह से क्या होगा, हमारी बॉडी में एक इम्बैलेंस आ जाएगा। उसको हम कहते हैं थायराइडिज्म। तो यहाँ पर दो तरीके का थायराइडिज्म है। ठीक है। सबसे पहला है हाइपोथायराइडिज्म। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, हाइपो, हाइपो का मतलब क्या है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है वो अंडर एक्टिव है। जितना उसको हार्मोन सिक्रीट करना चाहिए, उससे कम मात्रा में वो हार्मोन सिक्रीट करता है। दूसरा क्या है, हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है। तो हाइपरथायराइडिज्म का मतलब है कि जो हमारा हार्मोन ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड, वो ओवर एक्टिव है। जितना हार्मोन उसे प्रोड्यूस करना चाहिए उससे ज्यादा मात्रा में कर रहा है, तो वो बॉडी का मेटाबॉलिज्म है जो फास्ट कर देगा। तो जनरली अगर हम इंडियन लाइफस्टाइल जो आज की स्थिति चल रही है और इंडिया में डेटा देखें, तो जो हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी थायराइड के द्वारा हॉर्मोन्स की प्रोडक्शन कम होने के चांसेस ज्यादा दिखाई देते हैं। ठीक है। तो ज्यादातर लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है। तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स है, उसके बारे में हम देखते हैं, जिससे कि आपको एक आइडिया मिलेगा कि किसी को थायराइडिज्म की प्रॉब्लम भी हो सकती है। पहले हम बात करते हैं हाइपोथायराइडिज्म। उसमें क्या है कि वेट गेन होना स्टार्ट हो जाता है, ये एक इंडिकेशन है। देखिए, थायराइडिज्म जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस से भी जुड़ा हुआ है। दोनों ही कहीं ना कहीं कारण बनते हैं वेट गेन का। ठीक है। दूसरा क्या है, कॉन्स्टिपेशन। जैसे मैंने बताया कि डाइजेशन का जो प्रॉपर ना होना, वो कहीं ना कहीं कारण बन के आता है थायराइड ग्लैंड का प्रॉपरली काम ना करना। उसके बाद कांस्टेंट फैटीग, ये जो एक कारण है, ये आप दोनों में ही देखोगे, चाहे हाइपरथायराइडिज्म है चाहे हाइपोथायराइडिज्म है। उसके बाद जो हमारी स्किन और हेयर है वो ड्राई हो जाते हैं, सूखे होने लग जाते हैं, स्किन इची हो जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे स्किन पर पैचेस बनने स्टार्ट हो जाते हैं पूरी बॉडी में। ठीक है। और जो हमारी मेंटेलिटी की अगर बात करूं, तो इंसान जो है वो डिप्रेस्ड फील करना स्टार्ट कर देता है। और कहीं ना कहीं अगर लेवल और ज्यादा कम होता है थायराइड का बॉडी में, तो क्या होता है, मेमोरी का लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करें फीमेल्स में, तो हाइपोथायराइडिज्म की वजह से, थायराइड की मात्रा कम होने की वजह से बॉडी में जो है वो उनके मंथली साइकिल अफेक्ट हो सकते हैं, जो कि आगे चल के प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर थायराइड हॉर्मोन्स का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है बॉडी में, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है फास्ट हो जाता है, बॉडी एक्टिव हो जाती है, उससे डाइजेशन फास्ट होती है और कहीं ना कहीं वेट लॉस होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। हमारी बॉडी में अगेन, हमारी बॉडी में जो एक डिप्रेशन जैसी सिचुएशन है वो बनी रहती है। बॉडी के फंक्शंस फास्ट होने की वजह से हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा स्वेटिंग आती है, और कहीं ना कहीं जो हाथ है वो उसमें कांपना भी स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है। और अगर ये दोनों ही का मैं इफेक्ट बता रहा हूँ, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपरथायराइडिज्म,
अगर दोनों की प्रॉब्लम एक्सेस हो जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो कहीं ना कहीं दोनों ही एक कॉमन सिम्टम को लीड करते हैं, जो कि स्वोलन नेक, हमारे गर्दन गर्दन में एक गांठ जैसी बन जाती है। ठीक है, आगे चलकर जो गोइटर का रूप ले लेती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस फोटोग्राफ में कि जो गोइटर है वो किस तरीके से, जो थायराइड ग्लैंड है वो स्वेल हो जाता है, मोटा हो जाता है, जिस वजह से हमारी बॉडी में गोइटर की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो इसको एक पिक्चर के थ्रू देखते हैं। आप देखिए मोस्ट ऑफ द जो यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ जो कॉमन सिम्टम, चाहे वो हाइपोथायरॉयडिज्म है चाहे वो हाइपरथायरॉयडिज्म है, वहां पर जो निकल कर आता है वो है फैटीग। ठीक है, बालों का झड़ना। ठीक है, जो हाइपोथायरॉयडिज्म है उसमें मेनली जो बाल झड़ते हैं वो ड्राई होने के बाद झड़ते हैं। ठीक है, और इंसोमेनिया, जो हमारी स्लीप है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, क्योंकि पूरी बॉडी में जो हार्मोनल इम्बैलेंस क्रिएट हो चुका होता है थायराइड की वजह से। उसके अलावा स्किन के साथ साथ हमारे नेल्स भी ब्रिटल हो जाते हैं, यानी बहुत जल्दी टूटने लगते हैं, नेल्स के बीच में दरारें पड़ना स्टार्ट हो जाती है। आगे हम बात करते हैं क्या कारण है कि थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो आती है। तो दोनों के कॉजेस डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, दोनों के कॉजेस अगर आप देखोगे, जो मेजर कॉज है दोनों का, वो रहता है ऑटो इम्यून डिजीजेस के कारण। जस्ट अ सेकेंड। ऑटो इम्यून डिजीजेस क्या है कि हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम है, एक बॉडी के द्वारा बनाया गया रक्षा तंत्र है, जो कि बीमारियों से लड़ने की शक्ति हमें, रोग प्रतिरोधक क्षमता हमें प्राप्त करती है। ठीक है, तो वो अगर हमारी किसी कारण थायराइड पर ही अटैक कर दे, तो उस वजह से क्या होगा, हमारे थायराइड की जो परफॉर्मेंस है, जो उसका काम करना है, वो खराब हो सकता है। तो इसको दोनों में डिफरेंशिएट करने के लिए अगर मैं बात करता हूँ हाइपोथायराइडिज्म की, तो इसमें एक नाम आता है हाशीमोटो थायरोइडाइटिस। तो ये क्या प्रोसेस है कि वही ऑटो इम्यून डिसऑर्डर ही है इसमें, लेकिन ये यहाँ पर जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो डायरेक्टली अटैक करता है थायराइड के टिश्यूज पर, जिस वजह से थायराइड के टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हॉर्मोन्स है वो कम हो जाती है। तो कम प्रोडक्शन होने से हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, तो फिर वही ओबेसिटी, इनफर्टिलिटी या हमारे गट इश्यूज सामने आते हैं। और इसके क्या कारण है, आयोडीन की डेफिशिएंसी। तो ये जो फर्स्ट टू मेन रीजन है हाइपरथायरॉयडिज्म के, आयोडीन का कम होना, और दूसरा क्या है, हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम के द्वारा थायराइड ग्लैंड के ऊपर अटैक कर देना। उसके अलावा कुछ एक मेडिकेशंस ऐसी होती हैं जो थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करती हैं, या फिर प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे मैंने बताया कि हॉर्मोन्स में काफी ज्यादा उतार चढ़ाव आता है, तो उस समय अगर हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन, अगर हम प्रॉपरली चेकअप नहीं करवाते या ठीक से नहीं देखते, तो ये थायराइडिज्म जो है वो प्रेगनेंसी में डेवलप होके आगे चलकर भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। उसके बाद है कॉन्जेनिटल हाइपोथायराइडिज्म। तो दोस्तों ये क्या है कि जब बच्चे का बर्थ होता है, अगर उस समय थायराइड ग्लैंड प्रॉपरली डेवलप नहीं हुआ है, तो उस वजह से पहले तो पता नहीं चलता है, लेकिन आगे चलकर थायराइड की जो प्रॉब्लम है वो बनकर सामने आ जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म जो है, ऑल इन ऑल अगर हम बात करें, तो ज्यादातर ये एज स्पेसिफिकली अगर बात करें तो ओल्डर, ज्यादा एज यानी कि 40 एज, 35 की एज के बाद होना स्टार्ट होता है। और अगर जेंडर की बात करें तो ये वुमेन में ज्यादा पाया जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म की। अगेन इसका भी मेजर कारण जो सामने निकल कर आता है वो ऑटो इम्यून डिसीजेज ही है, यानी कि हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक करने से क्या होता है, हमारे सेल में अलग अलग नोड्यूल्स, हमारे थायराइड ग्लैंड में अलग अलग नोड्यूल्स बन जाते हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड के द्वारा हॉर्मोन्स की ओवर प्रोडक्शन करवा देते हैं, जिस वजह से थायराइड का लेवल जो है हमारी बॉडी में बढ़ जाता है। तो इसके और कारण क्या है, जैसे मैंने बताया कि ओवर एक्टिव थायराइड नोड्यूल्स बन जाते हैं, या फिर बहुत ज्यादा आयोडीन लेने की वजह से हमारी बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड की प्रोडक्शन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, या फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि टीएसएच स्टिमुलेटिंग हार्मोन प्रोड्यूस करके देता है कि हाँ भी थायराइड, अब तुम्हें और ज्यादा थायराइड
हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना है, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ गई, तो मिस सिग्नल चला गया ना, मिसलीड कर दिया उसको, जिस वजह से क्या होगा, थायराइड की प्रोडक्शन बढ़ जाएगी। तो ये कुछ एक कारण है जिस वजह से थायराइडिज्म की प्रॉब्लम सामने आती है। अब हम बात करते हैं कि थायराइड की प्रॉब्लम होने से बॉडी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों, जैसे मैंने बताया था कि ये अंडररेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ही ज्यादा खराब हो सकते हैं। तो अगर थायराइडिज्म का लेवल, अगर मैं बात करूं हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें कि लेवल कम रहता है थायराइड का बॉडी में, तो सबसे पहले कार्डियोवैस्कुलर हार्ट फेलियर तक की प्रॉब्लम इससे हो सकती है। उसके बाद किडनी का फंक्शन ये बहुत ज्यादा अफेक्ट करता है। हमारी बॉडी में मसल्स नर्व्स की वीकनेस आ सकती है और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इनफर्टिलिटी, जैसे मैंने पहले बताया कि कम थायराइड की अगर प्रोडक्शन कम हो रही है हमारी बॉडी में, तो फर्टिलिटी का जो लॉस है वो मेल और फीमेल दोनों में ही हो सकता है। उसके बाद प्रेगनेंसी में जो है वो मिस कैरेज का इशू निकलकर सामने आ सकता है। और जैसे मैंने बताया कि अगर थायराइड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, यानी कि बॉडी में जो कैल्शियम भी थायराइड ग्लैंड का ही जो मैंने बताया साइटोटोनिन की प्रोडक्शन है, तो उस वजह से हमारी जो बोन्स है उसमें ओस्टियोप्रोसिस हो सकता है, यानी बोन्स जो है वो कमजोर हो सकती है। अब बात करते हैं कि अगर थायराइड ग्लैंड हाइपर एक्टिव है, ठीक है, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहा है थायराइड हॉर्मोन्स को, तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में बहुत ज्यादा फंक्शंस फास्ट हो जाएंगे। तो हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो सकती है, हार्ट रिलेटेड इशू आते हैं, ठीक है। उसके बाद ओस्टियोप्रोसिस, अगेन हमारी बॉडी में जो बीएमडी है, बोन मिनरल डेंसिटी है, वो कम हो सकती है। और आईज की प्रॉब्लम ये बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है कि आईसाइट वीक होनी स्टार्ट हो जाती है, और कभी कभी पूरे तरीके से ब्लाइंडनेस भी हो जाती है। तो अब इसको रोकने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। तो पहले बात करते हैं, अगर हमारी बॉडी में हाइपोथायरॉयडिज्म है, यानी कि जो थायराइड हॉर्मोन्स है उनकी मात्रा कम है, प्रॉपरली थायराइड काम नहीं कर पा रहा है ग्लैंड, तो देखिए जो न्यूट्रिएंट्स इसमें आपको सपोर्ट करेंगे, तो आयोडीन की डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आयोडीन सपोर्ट करता है थायराइड को हॉर्मोन्स बनाने में। तो आयोडीन, सेलेनियम, जिंक, ये कुछ एक हॉर्मोन्स, ये कुछ एक न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि इसको बढ़ाएंगे। और जो डिप्रेशन या फिर और हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको दूर करने के लिए हम रेगुलर एक्सरसाइज करें, योगा करें और माइंडफुलनेस एक्टिविटीज करें, जिससे कि हमारे ब्रेन जो है वो जो फंक्शन है वो रेगुलेट करने में उसको सपोर्ट हो, ठीक है। उसके अलावा हमें कुछ एक फूड को अवॉइड करना है, जिसमें कि ग्लूटेन, मैदा, इस चीजों को हमें बंद करना है, और कोशिश करनी है जितना पोल्यूशन से बच सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, अगर बहुत ज्यादा हमारी बॉडी में थायराइडिज्म यानी कि थायराइड का प्रोडक्शन हो रहा है, तो उसको कैसे रोकना है। तो उसके लिए हमें, जैसे कि हमें कम खाने चाहिए नमक, ठीक है, जिसमें कि आयोडाइज्ड नमक आ जाता है, उसको कम करना है हमें, ठीक है। उसके बाद ग्लूटेन, ग्लूटेन सोए को कम करना है हमारी बॉडी में, ठीक है। और कौन कौन से मिनरल्स इसमें हेल्प करेंगे, कौन कौन से वाइटामिन इसमें हेल्प करेंगे, हमें आयरन, सिलेनियम, जिंक और कैल्शियम की मात्रा हमारी बॉडी में बढ़ानी है। अब ये किन सोर्सेज से मिलेंगे, उसके बारे में भी हम अभी बात करेंगे। तो अभी तक जो हमने डिस्कस किया कि हमें पहला स्ट्रेस को कम करने के लिए एफर्ट्स लगाने हैं, ठीक है, उसका स्ट्रेस नहीं लेना है कि मुझे स्ट्रेस कम करना है। फिर एक्सरसाइज करनी है रेगुलरली, हमें अपना स्लीप साइकिल सेट करना है, और वेट को मैनेज करने के लिए हमें एफर्ट करने हैं, सो दैट हमारी बॉडी एक प्रॉपर शेप अप में रहे। अब बात करते हैं कि डाइट में हमें कौन कौन सी चीजें लेनी है। तो दोस्तों, हमारी डाइट में सेलेनियम, आयोडीन, जिंक और एबीसीडी, ये विटामिन की जरूरत है। विटामिन डी क्यों, क्योंकि विटामिन डी जो है ये एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करता है हमारी बॉडी में, और खुद एक हार्मोन की तरह भी काम करता है। बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस को ये ठीक करने में भी हमारी बॉडी में मदद करता है। विटामिन सी इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, और कहीं ना कहीं जो हमारे हार्मफुल हमारी बॉडी में इन्फेक्शंस है उनको दूर करता है, इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, ठीक है। और विटामिन बी जो है हमारी गट हेल्थ के लिए, ओवरऑल हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है।
ठीक है। और जिंक हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो ये हमारे लिए सोर्सेस आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। ठीक है। हमें प्रोटीन रिच डाइट पर रहना है, और इसमें नट्स जो है हम अपनी डाइट में जरूर ऐड करें। ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को ऐड करें, और कोशिश करें कि जितना हो सके हम अपने घर पर ही चीजें खाएं। फास्ट फूड या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, इन सब चीजों से हमें दूर रहना है। ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स जैसे हमने बात की है, तो अभी उनका फंक्शन मैं डिस्कस कर ही चुका हूं कि जिंक सेलेनियम आयोडीन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो अगर किसी ने अपना टेस्ट करवाया और उसमें देखा कि टीएसएच का लेवल बढ़ा हुआ है, यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि थायराइड अपने आप में कम मात्रा में T4 की जो प्रोडक्शन है, T3 की जो प्रोडक्शन है, कम है, तो हाइपोथायराइडिज्म है। या फिर अगर हम टेस्ट करवाते हैं ब्लड टेस्ट थायराइड के लिए, तो उसमें टीएसएच का लेवल जो है वो कम है, यानी स्टिमुलेटिंग हार्मोन कम है। थायराइड ऑलरेडी बहुत ज्यादा मात्रा में जो है हार्मोन को प्रोड्यूस कर रहा है, तो वहां पर हाइपरथायराइडिज्म का केस है। तो सबसे पहले हमें डॉक्टर के साथ कंसल्ट करना है अपनी प्रॉब्लम के बारे में, और देखना है कि किस हद तक प्रॉब्लम है। अपनी लाइफ स्टाइल में एडजस्टमेंट्स करनी है, अपने लिए टाइम निकालना है, एक्सरसाइज के लिए टाइम निकालना है, डाइट के लिए कॉन्शियस होना है। ठीक है। तो डाइटरी मॉडिफिकेशंस करनी है। और जैसे मैंने बताया कि अगर हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम है, बॉडी में थायराइडिज्म थायराइड जो है वो कम है, तो मेडिकेशन की बजाय हमें सप्लीमेंट करना पड़ता है उस समय आयोडीन को, जिंक को, सेलेनियम को, और उसके साथ साथ ABCD जो हॉर्मोन्स है, जो वाइटामिन है उनको। तो जब हम बात करते हैं सप्लीमेंटेशन की दोस्तों, तो हमारे पास वर्ल्ड का नंबर वन ब्रांड न्यूट्रलाइट है। तो न्यूट्रलाइट की अगर मैं क्यों न्यूट्रलाइट जो है वो दुनिया में नंबर वन है, या इसके सप्लीमेंट्स इतने इफेक्टिव होते हैं, उसका रीजन है कि इनका पूरे प्रोसेस के ऊपर खुद का अपना कंट्रोल है। यानी सीड से लेकर सप्लीमेंट तक कोई भी थर्ड पार्टी इसमें इन्वॉल्व नहीं रहती है। ठीक है। इनकी जो फार्मिंग है वो ऑर्गेनिक रहती है। सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स है इनके पास। ठीक है। जिनके ऊपर कोई भी फर्टिलाइजर या दवाइयों का छिड़काव नहीं किया जाता। इसीलिए जो इफेक्टिवनेस नेचर की हमें प्रोवाइड होगी, वो न्यूट्रलाइट हमें बेस्ट ऑफ साइंस, बेस्ट ऑफ नेचर के रूप में प्रोवाइड करता है। तो कौन कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो कि हमें हेल्प करेंगे हमारी बॉडी में थायराइड को हमारी बॉडी में जो थायराइड के फंक्शन है उसको रेगुलेट करने के लिए, उसको नॉर्मलाइज करने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर है हमारे पास मल्टी वाइटामिन मल्टी मिनरल बाय न्यूट्रलाइट डेली या डेली प्लस। ठीक है। ये उन न्यूट्रिएंट्स का हमारे पास ब्रांड है, इसमें पूरे विटामिन और मिनरल्स हैं जो कि हमारी डेली रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, जिसमें आयोडीन भी मिलेगा, सेलेनियम भी मिलेगा, जिंक भी मिलेगा। जितनी मात्रा में चाहिए वो आपको यहाँ से पूरा मिलेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ इसमें हमारी बॉडी से स्ट्रेस को दूर करने के लिए गोटुकुला हर्ब भी है। उसके बाद जैसे कि बताया कि एक्टिव फॉर्म में T4 टू T3 कन्वर्ट करने में लिवर बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो यहाँ पर मिल्क थिसल जो है वो लिवर हेल्थ को सपोर्ट करने के लिए न्यूट्रलाइट के पास ये सप्लीमेंट आता है। विटामिन बी ओवरऑल गट हेल्थ, हमारी इम्पल्सिस को जो है वो और बढ़िया बनाने के लिए। और हमारा ब्रेन जो है दोस्तों वो गुड फैट से बना है, और जो विटामिन बी है वो फैट सॉल्युबल विटामिन है। ओवरऑल हमारी ब्रेन की फंक्शन के लिए भी ये अच्छा है। अब हम बात करते हैं विटामिन सी के लिए। ठीक है। तो जैसे कि इम्यूनिटी को बिल्ड करता है, और हमारी बॉडी में ये ओवरऑल थायराइड की हेल्थ के लिए अच्छा है। और विटामिन डी जो है वो एक एंटी इन्फ्लामेटरी हार्मोन है। ठीक है। जो कि बॉडी से इन्फ्लेमेशन, अगर सूजन आ जाती है, जैसे कि बताया कि थायराइड में नोड्यूल्स डेवलप हो जाते हैं, तो उसको कोप अप करने में आपको सपोर्ट करेगा। और बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को ये रेगुलेट करने में विटामिन डी आपको हेल्प करता है। ठीक है। तो समअप में हम बात करते हैं कि थायराइड की हेल्थ हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको इग्नोर नहीं करना है अगर थायराइड के हॉर्मोन्स का लेवल ऊपर नीचे होता है तो। ठीक है। अपनी लाइफ में, लाइफस्टाइल में वो चेंजेस करने हैं। ठीक है। और उसके बाद हमें एक ऐसा लाइफस्टाइल अपनाना है जिसमें कि हमें अपनी ओवरऑल वेलबींग का ध्यान रखना है। सो आई होप इससे आपको एक बेसिक पिक्चर मिली होगी कि थायराइड के क्या फंक्शन है, किस तरीके से ये हमारी बॉडी में अलग अलग जो फंक्शंस हैं या अलग अलग ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है। तो
थैंक यू वेरी मच, बैक टू होस्ट। थैंक यू चरणजीत जी। हम जबरदस्त क्लैपिंग कर सकते हैं दोस्तों सभी। बहुत ही बढ़िया प्रेजेंटेशन थी, और आई होप कि जितने भी लोग सेशन में जुड़े हैं उनकी सारी क्वेरीज को इन्होंने आंसर कर दिया होगा। और बहुत ही, क्योंकि एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टॉपिक था रिगार्डिंग थायराइडिज्म, कुछ कुछ ऐसे टर्म्स भी हैं इसमें जिसमें प्रोनाउंसिएशन करना थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, लेकिन इन्होंने बहुत ही इजी वे में, बहुत ही सिंपल तरीके से उसको समझाने की कोशिश की है। और जैसा उन्होंने बताया दोस्तों कि जो इसका परमानेंट सॉल्यूशन है वो मेडिकेशन में ना होके आपकी लाइफस्टाइल में है, जिसमें आपकी डाइट, जिसमें आपकी एक्सरसाइज, जिसमें आपका स्लीप पैटर्न, वो सारा कुछ इंटरलिंक्ड है। ठीक है ना? तो वो, अगर हम उन उन फैक्टर्स पे ध्यान देते हैं, उन फैक्टर्स को सही कर लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी हेल्दी वे में पूरा परफॉर्म करना शुरू कर देती है। और बहुत ही बढ़िया रहा सेशन। तो अगर आपके किसी के भी कोई क्वेश्चंस हैं तो वो हम अभी लेंगे। तो अगर किसी के